हेलो नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। 6 अप्रैल है आज और द हिंदू के नए सेशन के साथ आज फिर हम हाजिर हैं बहुत सारे नए टॉपिक्स को लेकर के। देख लेते हैं क्या चर्चा में चल रहा है मुद्दा और उस टॉपिक से रिलेटेड, उस न्यूज़ से रिलेटेड जो हमारे लिए क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। आज आपके प्रीलिम्स वगैरह के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि एक तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है। तो पहली बात तो ये कि अब हम वोटर अगर हैं, हम वोट देने के लायक हैं, तो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल उसमें चीज़ें हैं कि क्या देने वाली है पार्टियाँ। दे ना दे वो एक अलग मैटर है, लेकिन उनके मैनिफेस्टो में जो चीज़ शामिल होती है उसी उम्मीद पे तो दुनिया टिकी है, तो उसी उम्मीद पे हम और आप वोट देने के लिए भी जाते हैं। तो चलिए देखेंगे सबसे पहले कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या क्या शामिल किया गया है विकसित भारत के लिए। साथ के साथ में यूएनएचआरसी की बहुत एक दो अलग अलग इजराइल और पैलेस्टीन वॉर से रिलेटेड आई हुई है कुछ न्यूज़, तो उसको देख लेंगे। यूएनएचआरसी क्या होता है उसके बारे में देख लेंगे, और एक दो और भी जो न्यूज़ है जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड है उसको हम देखेंगे इन डिटेल। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए सबसे पहले हाईलाइट्स के साथ आज शुरू करते हैं चर्चा को। अलग अलग सब्जेक्ट से आज की न्यूज़ है, तो देख लेते हैं हाइलाइट्स, उसके बाद हम उनके ऊपर इन डिटेल चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सुप्रीम कोर्ट स्टेज हाई कोर्ट ऑर्डर स्ट्रिकिंग डाउन लॉ रेगुलेटिंग यूपी मदरसा। यूपी में मदरसा को क्या है बंद करने के लिए बात की गई है, और जो हाई कोर्ट थी वहाँ की यूपी के हाई कोर्ट ने भी इसके लिए ऑर्डर दिया था कि सारे मदरसा जो हैं उनको बंद कर दिया जाए और बच्चों को रेगुलर स्कूलिंग की जाए, जैसे कि नॉर्मल बच्चे नॉर्मल रेगुलर स्कूल्स में जाते हैं। तो इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की अभी वर्डिक्ट आई हुई है, और उन्होंने बोला है कि जो हाई कोर्ट का जजमेंट है वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर को क्या करता है, हनन करता है। और तो फिर देख लेंगे कि क्या न्यूज़ है, पहली बात तो ये, और उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे, और क्या न्यूज़ थी जिसकी वजह से ये पूरा मुद्दा हाईलाइट हुआ इसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद अगली हाईलाइट हमारी क्या है, कांग्रेस मैनिफेस्टो वोव्स टू अंडू बीजेपी गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें बातें लिखी गई हैं। मतलब विकसित भारत को देख करके जितनी भी डायमेंशंस पे ये अपना मैनिफेस्टो तैयार कर सकते थे उन्होंने तैयार करने की कोशिश की है। तो देख लेंगे कि इसमें क्या क्या शामिल है और क्या वादे किए गए हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से पहले बहुत बड़े बड़े वादे करती है, पूरा होता है कि नहीं होता ये आप और हम तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही कुछ अच्छे पॉइंट्स कांग्रेस ने रेज़ किए हैं। धर्म से और बाकी सारी चीज़ों से इतर हटके अगर हम विकास की बात करें तो जो मूलभूत चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे कि जॉब की ज़रूरत है, वुमन के रिजर्वेशन की बात की गई है इसमें। तो देख लेंगे कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या है। उसके बाद हम देखेंगे अगली हमारी न्यूज़ क्या है, बैंकर्स लाउड आरबीआई's फोकस ऑन ब्रिंगिंग इन्फ्लेशन डाउन टू 4%। तो अभी क्या है, दो न्यूज़ है इसके रिलेटेड। आरबीआई ने क्या किया है, अभी जो रेपो रेट है उसको 6.5 पे ही बरकरार रखा है। तो 6.5 का जो क्राइटेरिया है पिछले 1-1.5 साल से रेपो रेट का, वो क्या है आगे नहीं बढ़ रहा है, और ठीक भी है। इसके बारे में अलग अलग जो सेक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमिकल ज्ञान रखते हैं भाई, उन्होंने बात की है कि ये जो आरबीआई का अप्रोच है वो ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसको टैकल करने के लिए 6.5 की ग्रोथ 6.5 का रेपो रेट रखना भी ठीक है। साथ के साथ में जितनी भी कंपनियां हैं या बैंकर्स हैं उन्होंने भी बोला है कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए ये एक अच्छा मूव है। तो देखेंगे हम इस टॉपिक को भी देखेंगे, हम रेपो रेट को भी देखेंगे, साथ के साथ में जो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का 4+-2 वाला फॉर्मूला है उसको भी देखेंगे। इसके थ्रू ही क्या होता है, इंडिया में इन्फ्लेशन को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो हम देख लेंगे कि पहले न्यूज़ क्या है, उसमें क्या चीज़ें बोली गई हैं, उसके बाद हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी हमारे को यहाँ से फैक्ट मिल सकता है हम उसको देखेंगे। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, फिनटेक फर्म एंजल ऑन राइज 1500 करोड़ वाया QIP फॉर ग्रोथ। तो QIP एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है इकोनॉमी के सेक्टर में, जिसकी वजह से जो एंजल फर्म्स होती हैं उनमें क्या हुआ है, अभी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे स्कोप, अच्छी संभावनाएं देखी गई है। तो इसको हम देखेंगे। साथ के साथ में अगली हमारी न्यूज़ क्या है, केमिकल फर्म्स नॉक एक्ट सेंटर्स डोर फॉर एंटी डंपिंग स्टेप। ये एंटी डंपिंग की वजह से अभी जो चाइना क्या करता है, हमारे यहाँ दवाओं को बहुत ज़्यादा लोअर कॉस्ट पे क्या करता है, डंप करता है। डंप करने का मतलब है कि उनके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग उन दवाओं की बहुत लोअर कॉस्ट पे होती है, चीपेस्ट होती है, और वो सारा इंडिया में ला करके क्या कर देते हैं, यहाँ पे डंप कर देते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि इंडिया के जो घरेलू जो उद्योग होते हैं, जो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में काम करते होते हैं, वो हैम्पर होते हैं, उनको नुकसान होता है। तो उससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई हुई है, तो इसको देखेंगे क्या न्यूज़ है। अगली न्यूज़ है हमारी, फाइटिंग फॉरेस्ट फायर्स विथ अ प्लान एंड कम्युनिटी कोऑपरेशन। तो ये जो दो एक एडिटोरियल है फॉरेस्ट के रिगार्डिंग, बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, तो देख लेंगे इसको थोड़ा बहुत।
अगली न्यूज़ क्या है, रिस्पॉन्ड टू एफसीआरए प्ली बाय एनजीओ कोर्ट टेल्स सेंटर। तो अभी एक जो कोई एनजीओ थी जिसके बारे में क्या था, उनके रजिस्ट्रेशन को क्या किया गया था, ख़त्म करने की बात की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। किसके थ्रू? तो एफसीआरए सैंक्शंस लगा करके। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की ख़त्म करने की बात को लेकर के जो एनजीओ है वो कोर्ट में गया हुआ था। तो कोर्ट ने अपनी कुछ यहाँ पर वर्डिक्ट दी है, तो उसको देख लेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एफसीआरए के बारे में हम लोग इन डिटेल चर्चा पहले भी कर चुके हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर एनजीओ की बात हो रही है। एफसीआरए क्या होता है, कब ये आया था, क्या उसमें संशोधन किया गया, ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस 2-3 दिन पहले क्लास में डिस्कस की हुई है, तो बहुत ज़्यादा रिपीटेशन यहाँ पर हम करेंगे नहीं इसको। अगली न्यूज़ क्या है, दिल्ली सीएम शुड नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली। अभी जो केजरीवाल जी हैं वो 15 अप्रैल तक के लिए जेल में हैं, तिहाड़ जेल में बंद हैं, लेकिन उनको एक मिली हुई है छूट कि वो जेल से क्या कर सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट या जो भी मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग वगैरह है वो कंडक्ट करा सकते हैं। लेकिन जो ईडी है उन्होंने बोला है कि अभी फ़िलहाल इन्होंने बोला था कि एक मीटिंग हफ्ते में मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है। तो ईडी ने कोर्ट से मांग की है कि इनको इतना ज़्यादा जो प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। वो जेल में हैं तो कैदी हैं एक तरीके से अभी फ़िलहाल, और क्या है उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हुए हैं, तो उनको वैसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए। उनको इंडिविजुअली डिफरेंट तरीके से या सीएम के तरीके से इतना ट्रीट करना सही नहीं है। ये ईडी ने अपनी बात रखी है। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, स्टॉप सेलिंग और शिपिंग आर्म्स टू इजराइल यूएनएचआरसी टेल्स। तो अभी जो यूएनएचआरसी की बैठक हुई थी कल, और वहाँ पर क्या हुआ, उस मीटिंग में 47 कंट्रीज़ ने क्या किया, इजराइल और फ़लस्तीन को वॉर को रोकने के लिए बैठक भी की थी। साथ के साथ में वहाँ पर मत वगैरह देने की बात की गई थी, और वहाँ से इंडिया एब्सटेन हो गया है। तो 2 न्यूज़ है इसके रिगार्डिंग, यूएनएचआरसी से रिलेटेड 2 न्यूज़ आई हुई है। एक तो ये आई हुई है कि इंडिया ने एब्सटेन कर दिया है, इंडिया के साथ 13 अदर कंट्रीज़ है जो इसमें वोट देने ही नहीं गई। और दूसरी बात ये रही है कि यूएनएचआरसी ने ये बोला है कि इजराइल में जो भी आर्म शिपमेंट है, यानी कि जो भी हथियारों की सप्लाई वगैरह हो रही है, उसको रोका जाए, चाहे वो इंपोर्ट के मामले में हो और एक्सपोर्ट के मामले में भी, क्योंकि इजराइल जो है वो डिफेंस के मामले में एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करता है। तो यूएनएचआरसी ने बोला है कि इन ह्यूमैनिटेरियन इन्होंने एक्टिविटीज़ की है, लगभग 33,000 लोगों की फ़िलिस्तीन में डेथ हुई है इनकी वजह से। तो आर्म फोर्सेस वगैरह, शिपमेंट वगैरह इनके तरफ रोका जाए। साथ के साथ में इजराइल को थोड़ा सा अब सप्रेस करने की ज़रूरत है, सो दैट वो और ज़्यादा क्या करे, क्रांति न मचाए जितनी उन्होंने फ़िलिस्तीन में फ़िलहाल मचा रखी है। तो ये 2 न्यूज़ है, दोनों को हम कंबाइंडली देखेंगे। उसके बाद यूएनएचआरसी का क्या फैक्ट होता है प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, उसको हम देख लेंगे। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, कांग्रेस प्रॉमिस टू रिमूव 50% कोटा कैप। तो मैंने ये जो मैनिफेस्टो वाली बात की थी उसमें एक ये भी चीज़ मेंशन थी कि जो आरक्षण का अभी 50% का कोटा है, जो हमने मंडल कमीशन के बाद से जो 50% का इंदिरा सहानी वाला केस आया हुआ है, और मंडल कमीशन ने भी जो अपनी चीज़ें दी हुई हैं, तो 50% का एक हमारे यहाँ रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, उसको एक्सीड नहीं कर सकते हैं हम। फिलहाल हमारी ये न्यूज़ है, ये हमारा स्टैंड है कॉन्स्टिट्यूशनली। लेकिन अभी कांग्रेस कह रही है कि जब वो सत्ता में आ जाएगी तो क्या कर देगी, इसमें अमेंडमेंट कर देगी, और अमेंडमेंट के बाद ये जो 50% का कैप है रिजर्वेशन का, वो बढ़ जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखते हैं अगर जीत गई। ऐसे तो पता नहीं क्या होगा आगे, ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कौन सी पार्टी जीतेगी। लेकिन अगर जीत गई और ऐसा कुछ हुआ तो फिर क्रांति वाली बात हो जाएगी। 50% का जो रिजर्वेशन वाला जो मेज़र है वो एक्सीड कर जाएगा। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, आरबीआई कीप रेपो रेट ऑन होल्ड एज फूड प्राइजेज रिमेन हाई। देखिए अभी मैंने बात की थी स्टार्टिंग में ही कि आरबीआई ने क्या किया है, अपने रेपो रेट को 6.5% पे ही अभी तक रखा हुआ है। और जो फूड प्राइजेस अभी जो इंक्रीज़ हो रहे हैं डे बाय डे, हमने प्रीवियस कई दिनों में आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए हैं, इन्फ्लेशन बढ़ने का एक कारण फूड प्राइसेस में राइज है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी रेपो रेट को कम नहीं किया है आरबीआई ने। तो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी कि रेपो रेट कम नहीं करना और करना, इनका क्या इंडियन इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिल जाएगी कि इन सारे मेजर्स जो टाइम पे आरबीआई या गवर्नमेंट लेती रहती है, उनका इकोनॉमी में कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। तो इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, आपके इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगली जो न्यूज़ है वो स्टॉप सेलिंग और शिपिंग आर्म्स इजराइल। तो मैंने ये बाट की कि 2 हमारे आर्टिकल आए हुए हैं यूएनएचआरसी से रिलेटेड, तो ये वही है। दूसरी न्यूज़ क्या है, 8% ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडिया टिल 2047 इज़ नॉट अवर्स। ये आईएमएफ के एक भारत की तरफ से निदेशक हैं आईएमएफ में, कृष्णमूर्ति जी।
तो उन्होंने पहले कुछ दिन पहले बोला था कि इंडिया की ग्रोथ जो है वो नियरली 8% रहने वाली है। तो फिलहाल IMF ने उसको डिनाई किया है, बोला है कि इंडिया का जो हमने 8% ग्रोथ जो निदेशक ने बात की है वो उन्होंने भारत के पर्सपेक्ट में बात की है, उसका हमारे संगठन से कोई भी वास्ता नहीं है। हमारे यहाँ पे कई सारे ऐसी टीम्स होती हैं जो निदेशकों से मिलकर के मंडल बना होता है और वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी, अपने ओपिनियंस भी रखते हैं। तो वो जो 8% प्रोजेक्शन ग्रोथ वाला जो न्यूज़ है वो क्या है, उस व्यक्ति का इंडिविजुअल है। IMF ने इससे क्या किया है, अपने आप को साइडलाइन रखा है। तो ये है कुछ हाइलाइट्स, देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और हमारे जो सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन जो नॉन सब्सक्राइबर्स भी हमें देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें और फिर हमारे साथ जुड़े रहें, हमें को भी मोटिवेशन मिले और आप भी हमारे साथ अच्छा पढ़ाई करें। हम तो यही चाहेंगे कि आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए। चलिए तो शुरू करते हैं आज के सबसे टॉपिक ऑफ द डे। मैं तो इसको टॉपिक ऑफ द डे ही मानूंगी, क्योंकि अगर ऐसा हो गया, वाकई में ये जीत के आ गए, कांग्रेस पार्टी जीत के आ गई और इस तरीके से हो गया, तो बहुत ही एक कह सकते हैं कि डेवलपमेंट मेजर्स जिन्होंने, जो चीज़ें इन्होंने ली हैं अपने मैनिफेस्टो में, काफ़ी अच्छी हैं वो, और इसकी ज़रूरत भी है नाउअडेज। सबसे पहले इन्होंने बात क्या की है कि पहले तो 45 पेजेस का इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया है। उसमें बात की है कि अभी आपने ILO की रिपोर्ट देखी थी कि इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो क्या है, 83% अनएम्प्लॉयड लोग हैं अभी इंडिया में, है ना। तो इन्होंने बात की है कि अभी क्या होना चाहिए, जब ये जीत के आएंगे तो जितने भी 30 लाख से 30 लाख तक पोस्ट जो है वो वैकेंट पड़ी हुई हैं अभी गवर्नमेंट की, स्पेशली जो गवर्नमेंट पोस्ट हैं वो 30 लाख वैकेंसीज अभी खाली पड़ी हुई हैं। तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि अगर ये जीत कर आते हैं तो इस 30 लाख खाली पोस्ट को क्या करेंगे, ये भरेंगे। तो पहली बात तो ये गवर्नमेंट बम्पर वैकेंसियाँ आएंगी अगर कांग्रेस आ गई तो। दूसरी बात इन्होंने ये बोली है कि जो 50% रिजर्वेशन कैप है उसको ये क्या करने वाले हैं, उसको ये बढ़ाने वाले हैं। मतलब कि 50% अभी फ़िलहाल OBC ST SC सभी को मिला करके 50% तक क्या दिया जाता है, रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, और इसके ओवर नहीं जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बात है हमारे यहाँ पे। लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि अगर ये पार्टी आ जाती है तो क्या होगा, रिजर्वेशन के लिए भी अमेंडमेंट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये जो 50% वाला कोटा है ये क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। साथ के साथ में 10% का जो रिजर्वेशन जॉब में और एजुकेशन में मिलता है EWS को, वो बना रहेगा। और उन्होंने बात की है कि जो वुमेन रिजर्वेशन है उसको क्या करने वाले हैं, ये 50% बढ़ाने वाले हैं। तो फिलहाल जो सारे इनके मैनिफेस्टोज़ हैं वो क्या है, एक विकसित भारत को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने बात की, साथ के साथ में इन्होंने अग्निवीर के बारे में बात की है कि जो अग्निवीर वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, अग्निवीर का रिक्रूटमेंट को लेकर के, इसको क्या करेंगे, ये ख़त्म करेंगे। तो कुछ इस तरीके की बातें की है। फिलहाल अग्निवीर को अगर साइड में किया जाए तो जो जॉब से रिलेटेड या वुमेन के रिजर्वेशन से रिलेटेड जो भी मामले हैं वो विकसित भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जॉब की ज़रूरत है ही इंडिया में। और हम देख रहे हैं कि हमारे इंडिया की ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन जॉब के लेवल पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रही है। ठीक है, तो ये 2-3-4 जो इन्होंने मेजर्स बोले हैं, अगर इन्होंने वाकई में कर दिए तो फिर तो इनको आना ही आना है। अब की बार मोदी सरकार की जगह कहीं अब की बार राहुल गांधी जी ना हो जाए। खैर चलिए चलते हैं अब अपने अगले टॉपिक की तरफ। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके प्रश्न भी बन सकते हैं। क्या बात की गई है, स्टॉप सेलिंग और शिपिंग आर्म्स टू इजराइल, UNHRC टेल्स नेशंस। तो UNHRC जो है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन जो रिसोर्स या ह्यूमन राइट कमीशन जो है, ये क्या बात करता है, मानवाधिकारों की बात करता है फिलहाल। और मानवाधिकारों की बात में अभी इजराइल और फ़लस्तीन, चाहे रशिया और यूक्रेन, ये जो युद्ध वाले जितने भी देश चल रहे हैं, वहाँ पर जो लोग हैं, जो नॉर्मल आम जनता है, मैंगो पीपल है, उनके लिए क्या है, ये सारी चीज़ें देखने का काम इनका है। क्योंकि वहाँ पर अगर 2 देशों के बीच में युद्ध होता है तो वहाँ की जो आम जनता होती है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो फिलहाल UNHRC ने एक मेमोरेंडम कराया था, एक मीटिंग थी, और उसमें बात की गई थी कि इजराइल को बाइकआउट करना है, एक तरीके से उन पे सैंक्शंस लगाए जाए, उनको थोड़ा सा सप्रेस किया जाए, सो दैट क्या हो, वो अपने जो भी एंटी फ़िलिस्तीन गतिविधियां हैं उसको रोक दे। क्योंकि इनकी वजह से अभी लगभग 30 से 33 हज़ार लोगों की जान चली गई है फ़िलिस्तीन में। तो फ़िलिस्तीन में इतनी जाने गई हैं, तो UNHRC जो है मानवाधिकारों की बात करता है, तो उन्होंने एक्शन लेने की बात की है। अभी कल इन्होंने एक वोटिंग करवाई थी, इसमें 47 देशों ने भाग लिया था। 47 देश में से 28 और 6 के मेज़र से ये हुआ कि ठीक है, हम देखेंगे इजराइल को क्या करेंगे, हम रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन 13 देश ऐसे थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, एब्सटेन कर दिया, और उसमें से इंडिया भी था। मतलब इंडिया ने ना तो इजराइल के फेवर में बात की, ना ही फ़िलिस्तीन के फेवर में बात की, हम गए ही नहीं, हमने वोट ही नहीं डाला। तो इंडिया जो है वो जनरली बहुत सारे जो भी
टॉपिक होते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे अगर हम इजराइल के अगेंस्ट चले जाएंगे तो हमारे और इजराइल के संबंध बहुत अच्छे हैं, डिफेंस को लेकर के, हथियारों को लेकर के। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि इजराइल के साथ हमारे संबंध खराब हों। और साथ के साथ में अगर हम फ़िलिस्तीन का साथ नहीं दे रहे हैं, इट मीन्स कि क्या है, हम मानवता को साथ नहीं दे रहे हैं। और इंडिया जो है वसुदेव कुटुंबकम की बात लेके चलता है। तो दोनों जगह से हमारे लिए क्या है, एक क्या कहते हैं, बीच में फंसने वाली, भंवर वाली स्थिति है कि इधर जाएं कि इधर जाएं, आगे कुआं पीछे खाई वाली चीज़ है ना। तो इसलिए हमने क्या किया है, एब्सटेन कर दिया है। अब एब्सटेन कर दिया है इसलिए हम तो वोट देने गए नहीं, लेकिन जिन देशों ने वोट दिया है उसमें से 28 कंट्रीज़ ने ऐसा बोला है कि हाँ, हम इजराइल के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाएंगे। तो UNHRC ने ये एक बात बोली है। दूसरी बात एक और की है, एक आगे न्यूज़ हम उसको डिस्कस करेंगे। तो UNHRC के बारे में हम पहले देख लेते हैं। तो UNHRC के बारे में हम देख लेते हैं कि UNHRC की स्थापना कब हुई है और इसमें कितने देश हैं और ये काम क्या करती है। तो सबसे पहले UNHRC जो है, यूनाइटेड नेशन जो है, उसके अंदर आने वाला एक एजेंसी है, एक संगठन है, ठीक है। 1945-46 में इसके स्थापना के लिए एक संकल्प हुआ। उसके बाद 1996 में क्या हुआ, 2-3 बारी इसमें बदलाव किए गए हैं। 1996 में एक उच्चायुक्त का पद इसके लिए रखा गया और साथ के साथ में एक यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। 1996 में ये आयोग बना और फिर आगे चल के 2006 में इसको डिसॉल्व करके इस आयोग की जगह में क्या बना दिया गया, परिषद बना दिया गया। तो इस तरीके से जो UNHRC की क्या हुई, स्थापना हुई। वर्तमान में कितने देश हैं इसमें, तो 47 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी। 47 कंट्रीज़ कहाँ से आई हैं, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उसके द्वारा ही ये 47 देश चुने जाते हैं। और ये काम क्या करती है, तो ये जो भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो, चाहे वो एक देश के द्वारा दूसरे देश के लोगों को सप्रेस करने की बात हो, चाहे जितने भी मानवता से संबंधित मुद्दे हो सकते हैं, उन सभी को ये देखने का काम करती है, समय समय पर अपने आउटपुट्स देने का काम करती है। और कुछ ऐसा जो एंटी ह्यूमन कोई भी काम हो रहा होता है तो उस पर क्या करती है, ये सैंक्शंस लगाने का काम करती है। तो ये रही UNHRC की बात। अब चलते हैं हमारे अगले जो टॉपिक की तरफ, जो कि IMF के इंडिया की ग्रोथ को लेकर के है। अभी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि IMF ने इंडिया की ग्रोथ 8% रखने की बात की है, लेकिन अभी जो है, जो मेन IMF बॉडी है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उन्होंने क्या किया है, इससे डिनाई किया है। डिनाई क्यों किया है, पहली बात तो ये हाईलाइट देख लीजिए कि 8% ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडिया टिल 2047 इज़ नॉट आवर्स। इन किसने बोला है, ये IMF ने बोला है। क्या बात है कि एक कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी हैं, जो कि इंडिया की तरफ से क्या है, IMF में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ठीक है। इन्होंने एक बात बोली थी कुछ दिनों पहले कि इंडिया की जो ग्रोथ अभी जिस हिसाब से चल रही है, इकोनॉमी जिस हिसाब से बूस्ट कर रही है या ग्रो कर रही है, ये हो सकता है कि अगले 2047 तक क्या हो जाए, इंडिया की जो ग्रोथ है वो 8% रहे। ये जो है कृष्णमूर्ति जी ने बात बोली थी, जो कि IMF में इंडिया की तरफ से क्या है, एक निदेशक है, इंडिया के एक व्यक्ति हैं जो कि IMF में निदेशक हैं। इसके ऊपर जो IMF की संस्था है और जो मेन हेड हैं उनके, जूली जी हैं, उन्होंने बात की और उन्होंने बोला कि ये जो वर्डिक्ट है, जो भी ये चीज़, जो स्टेटमेंट दिया गया है, वो इस व्यक्ति का, यानी कि कृष्णमूर्ति जी का इंडिविजुअल मामला है। इसमें हमारा कोई भी इससे लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो हमारी जो संगठन है उसमें बहुत सारे लोग क्या हैं, एक तरीके से निदेशकों का एक ग्रुप है हमारे यहाँ। तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं, उनके अपने अलग अलग इंडिविजुअल क्या है थॉट्स हैं। साथ के साथ में अगर ये इंडिया से आते हैं तो इंडिया के बारे में ये अच्छी चीज़ें बोलेंगे, जो कि इनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो वो जो वर्डिक्ट इन्होंने दिया है 8% ग्रोथ का, वो इनका है। हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने बिल्कुल भी ये प्रोजेक्ट नहीं किया है कि क्या ग्रोथ रहने वाली है इंडिया की, 8% की बात हमने नहीं की है। ये एक तरीके का डिनायल आया हुआ है, एक छोटी सी न्यूज़ है जो कि हमारे जानने के लिए ज़रूरी थी, इसलिए हमने इसको यहाँ पर डिस्कस किया। बाकी IMF के बारे में हमें पता है कि IMF क्या है, एक जो इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी है, ये क्या काम करती है। जो विभिन्न कंट्रीज़ हैं ऑल ओवर जो वर्ल्ड, वहाँ पर जो भी इकोनॉमिक गतिविधियाँ होती हैं, उनके लोन वगैरह से संबंधित, या कोई कंट्री होती है जो कि लॉस में जा रही है, तो दिवालिया होने की कगार पे है, तो उनको लोन देना, या कोई नए जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, किसी भी कंट्री में कोई नया प्रोजेक्ट लगता है तो IMF क्या करती है, उसमें अपना योगदान देती है। और ब्रेटन वुड एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, ब्रेटन वुड के तहत IMF को बनाया गया। तो यहाँ से 2 बेबीज़ निकले थे जो बोला जाता है, एक तो IMF, दूसरा वर्ल्ड बैंक। तो इसके बारे में हम पहले भी बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं और हमने ऑर्गेनाइजेशंस देखा हुआ है, उसमें हमने देखा था IMF के बारे में भी और वर्ल्ड बैंक के भी बारे में। तो ये क्या है, ब्रेटन वुड एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके तहत इनको क्या किया गया था, फॉर्मेशन किया गया था। तो IMF से रिलेटेड ये छोटी सी न्यूज़ है, इसको आप जा करके रिवाइज ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न
प्रश्न बनने की संभावना रहती है। अब अगली न्यूज़ क्या है हमारी, बैंकर्स लाउड आरबीआईज फोकस ऑन ब्रिंगिंग इन्फ्लेशन डाउन 4%। तो अभी जो दो न्यूज़ है इससे रिगार्डिंग, दोनों को हम मर्ज करके पढ़ेंगे। ये न्यूज़ है क्या मेन, अच्छा ये यूपीआई से रिलेटेड है। आज जो पीपीटी जो है हमारा एडिटर सो के उसने पीपीटी बनाई है, इधर उधर सारी चीज़ें की हुई है, वेल अरेंज कुछ भी नहीं है। चलिए पहले हम ढूंढ लेते हैं कि हमारा टॉपिक कहाँ है जो हमें डिस्कस करना है। ये हमने यूएनएचआरसी वाली बात कर ली है, जो 2 आर्टिकल्स हैं उनको मर्ज करके। अब हमें देखना है कहाँ पर, आरबीआई, यस यहाँ पर। तो ये हमें न्यूज़ देखनी है, क्या है, आरबीआई कीप्स रेपो रेट ऑन होल्ड एज फूड प्राइसेस रिमेन हाई। तो मैंने स्टार्टिंग में बात की कि आरबीआई क्या करती है, समय समय पर जो रेपो रेट है उसको बढ़ाती घटाती रहती है। अब रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट पे, जिस दर पे जो आरबीआई है वो बैंकों को लोन देती है, यानी कि आरबीआई टू बैंक, याद रखिएगा आरबीआई से बैंक की तरफ जो लोन जाता है वो कितने % पे जाता है उसको कहते हैं रेपो रेट। और रिवर्स रेपो क्या होता है, जब आरबीआई बैंकों से पैसे वापस लेती है तो किस इंटरेस्ट पे वापस लेती है उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। पहली बात तो ये 2 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। इकोनॉमी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीएस पेपर 3 से भी रिलेट करता है और आपके प्रीलिम्स के लिहाज से भी ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इकोनॉमी में रेपो और रिवर्स रेपो से क्वेश्चन आते हैं। जितना भी इन्फ्लेशन है, महंगाई वगैरह है, इसी की वजह से क्या होती है, इम्पैक्ट होती है, प्रभावित होती है। तो फिलहाल जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो कि आरबीआई के अंदर आती है, उन्होंने क्या किया है, जो रेपो रेट है यानी कि बैंकों को लोन देने की रेट है उसको 6.45% पे ही रखा है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने ना तो ब्याज दरों में कमी की है, ना ही ब्याज दरें बहुत बढ़ाई हैं। फिलहाल ये जो 6.5 का रेशियो है ये थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि ब्याज दरें अभी महंगी हैं। और अगर आप चाहें कि आपको लोन लेना है, होम लोन लेना है, या आपको गाड़ियाँ खरीदनी है या कोई चीज़ परचेस करनी है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तभी आप बाई कर पाएंगे। लेकिन इसको इकोनॉमी के लिए अच्छा क्यों बोला गया है, वो इसलिए बोला गया है कि अभी फ़िलहाल इन्फ्लेशन जो है यानी कि महंगाई जो है वो ठीक ठाक अभी कंट्रोल में तो है, लेकिन अभी भी थोड़ी महंगी ही चल, महंगाई दर काफ़ी ऊंची चल रही है अभी। तो ब्याज दरों को एकदम से सस्ता कर दिया जाएगा और लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा, तो वो फिर मार्केट में क्या करेंगे, धड़ल्ले से उस पैसे को खर्च करेंगे और फिर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। इसलिए पिछले 1-1.5 साल से आरबीआई क्या कर रही है, रेपो रेट को इतना ही बढ़ा करके रख रही है। मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं छोड़ना है। अगर बहुत ज़्यादा पैसा छोड़ देंगे तो भी क्या हो जाएगा, खर्च वगैरह, एक्सपेंडिचर वगैरह बहुत ज़्यादा लोगों का बढ़ जाएगा और फिर वहाँ से महंगाई की और भी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं फिलहाल। और आरबीआई क्या करना चाह रही है, आरबीआई ये करना चाह रही है कि जो भी महंगाई है उसको हम धीरे धीरे करके नीचे लेकर आएँ। मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, जो आरबीआई के अंदर आती है, आरबीआई के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनका टारगेट है कि 4+-2 इन्फ्लेशन रहना चाहिए। 4+-2 यानी कि क्या होना चाहिए, या तो 4 हो, 2 हो, या फिर क्या हो, 6 हो। यानी कि महंगाई का जो दर है, इन्फ्लेशन जो रेट है वो 2 से 6 के बीच में हो। ठीक है, 4 है तो ठीक है, 4 से अगर कम जाती है महंगाई की रेट 2 तक जा सकती है, और अगर वहाँ से बढ़ती है तो मैक्सिमम 6% तक महंगाई होनी चाहिए। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये डिसाइड करती है। और ये जो अभी फ़िलहाल इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है वो 6 पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, तो उसको धीरे धीरे करके क्या है, कम करने के लिए आरबीआई लगातार प्रयास कर रही है। और अभी हमने ये टारगेट जो अपने रखा हुआ है, इसके थ्रू हमें लग रहा है ऐसा कि कुछ सालों में हम जो है 4% का जो अपना रेशियो है, जो हमने टारगेट डिसाइड कर रखा है, वहां तक हम इसको लेकर आ जाएंगे। यानी कि 4+-2 वाला जो हमारा टारगेट है उसको हम रीच कर लेंगे। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने अभी फिलहाल बैंक दरों में बहुत ज़्यादा कटौती या छूट नहीं दी है और रेपो रेट को 6.5% ही रखा है। और ये जो आर्टिकल है, साथ के साथ स्टार्टिंग में हमने जो बैंक से रिलेटेड अभी एक आर्टिकल देखा, तो इन दोनों को मर्ज करके ही पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से जो भी इम्पैक्ट होगा वो आपके इकोनॉमी पे होगा, साथ के साथ मार्केट पे होगा, जो नॉर्मल कंज्यूमर है, उपभोक्ता हैं हम और आप, उन पर भी होगा, साथ के साथ बैंकों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और बैंकिंग सेक्टर जितने हैं उन्होंने आरबीआई के इस जो एफर्ट है उसको अप्रिशिएट किया है। उन्होंने बोला है कि इनका जो प्रोजेक्शन है वो ठीक है और इन्फ्लेशन को ऐसे ही कंट्रोल में किया जा सकता है। तो ये हुई हमारी न्यूज़। अब चलते हैं हमारे अगली न्यूज़ की तरफ। हमारी अगली न्यूज़ क्या है, अगली न्यूज़ भी है जो कि
आपके आरबीआई से रिलेटेड ही है और हमारे लिए बहुत काम की है। क्यों काम की है? क्योंकि आरबीआई ने बोला है कि अब तक तो हम पैसे देते थे यूपीआई के माध्यम से, क्या हम ट्रांजेक्शन करते थे, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, यूपीआई का यूज़ करके हम कैश को डिपॉजिट करा सकते हैं एटीएम में। तो अभी तक सिर्फ डेबिट कार्ड के माध्यम से ही एटीएम में कैश डिपॉजिट करने का सिस्टम चल रहा था। अब हम यूपीआई का यूज़ करके और भी आसानी से क्या कर सकते हैं, एक क्लिक पे या सिर्फ पिन डाल करके हम अपना सारा पैसा एटीएम मशीन में डिपॉजिट कर सकते हैं। इसका सारा मेजर लिया क्यों गया है? तो बैंकों के ऊपर जो बर्डन है उसको कम करने के लिए। आप बैंक जाते हैं, अभी तो ऐसा हो गया कि टेक्नोलॉजी के ज़माने में अभी हम बहुत बचते हैं बैंक वगैरह जाने से। हमें लगता है कि सारा काम हम ऑनलाइन बैंकिंग हमने अपने ऐप रखी है, तो हम सोचते हैं कि हमारा सारा काम हो जाए, क्योंकि बैंक में इतनी लंबी लंबी लाइनें होती हैं, लाइनें इतनी लंबी होती हैं और बैंक के ऊपर बर्डन भी उसका बहुत ज़्यादा होता है। और कई सारे लोग जो होते हैं बड़े मोटा मोटा सा कैश ले करके और वो बैंक में जमा कराने के लिए आते हैं। तो इसकी वजह से जो बैंकों का जो बर्डन है उसको कम करने के लिए आरबीआई ने क्या बोला है कि अब जो है बड़े से बड़ा अमाउंट भी यूपीआई के थ्रू क्या किया जा सकता है, आपके एटीएम मशीन में क्या किया जाता है, डिपॉजिट किया जा सकता है। और इसके लिए अभी ये रूल लेकर आएंगे, एडवाइजरी इन्होंने तो ला ही दी है, रूल लेकर आएंगे और उसके बाद क्या होगा, मशीनें बिठाई जाएंगी, जगह जगह इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जाएगा उसके हिसाब से, ताकि क्या हो सके, यूपीआई के थ्रू आप और हम क्या कर सके, एटीएम में अपने पैसे जमा कर सकें। अब अगली जो हमारी न्यूज़ है ये है फिनटेक फर्म एंजल वन राइजेस 1500 करोड़ वाया QIP फॉर ग्रोथ। तो ये फिनटेक प्लेयर जो होते हैं, एंजल वन जो होती हैं, एंजल एक तरीके की ऐसी संस्थाएं होती हैं जो क्या करती हैं, जो छोटे स्टार्टअप्स होते हैं उनमें बहुत सारा पैसा लगाती है, इन्वेस्टमेंट करती है। तो ये एंजल फर्म्स जो होती हैं वो इसी तरीके का काम करती हैं। और अभी बोला गया है कि जो QIP है, QIP एक तरीके का इकोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट है। QIP को फुल फॉर्म क्या है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो इस QIP का यूज़ करके क्या है, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हमको मिल रहा है और उसकी वजह से मार्केट में ग्रोथ देखी जा रही है। तो ये फिनटेक एंजल फर्म वाला जो कॉन्सेप्ट है ये यहीं से आया हुआ है कि QIP के माध्यम से अभी इसमें ग्रोथ देखी जा रही है, काफ़ी अच्छा ये काम कर रही है। अब देख लेते हैं कि QIP क्या होता है, क्योंकि जो भी आपके पेपर है एग्ज़ाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कीवर्ड्स से भी क्वेश्चन बनते हैं इकोनॉमी में। तो ये जो टॉपिक है वो GS पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेटेड है, साथ के साथ प्रीलिम्स में आप देखेंगे तो इस तरीके के इकोनॉमिकल टर्मिनोलॉजी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो QIP क्या होती है, कंपनियाँ QIP का इस्तेमाल करती हैं घरेलू बाजार से रकम जुटाने के लिए। ठीक है, तो घरेलू बाजार में यानी कि डोमेस्टिक जो भी मार्केट है वहाँ से पैसे जुटाने के लिए कंपनियां क्या करती है, QIP का यूज़ करती हैं। और QIP क्या है, एक तरीके का मार्केट रेगुलेटर है, यानी कि ये क्या करता है, मार्केट को रेगुलेट करता है पैसे देने के मामले में। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को कौन रेगुलेट करता है, तो सेबी से मंजूरी लेकर के ये जो QIPs क्या होती हैं, मार्केट में अपना पैसा डालती हैं या मार्केट को रेगुलेट करने का काम करती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, नियम कुछ बनाए गए हैं जिसके तहत क्या होना चाहिए, जो भी कंपनियों का भाव वगैरह है वो क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। मतलब कि अलग अलग कंपनियों ने अपने यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने उन कंपनियों में शेयर खरीद रखा है, उनके लिए कुछ रूल्स बनाते हैं, साथ के साथ में शेयर्स का जो भी दाम वगैरह है उसको सेट कर लेते हैं। तो ये जो काम है QIP के थ्रू किया जाता है। QIP के थ्रू जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है, जिस कंपनी में इन्वेस्ट करता है उस कंपनी में उसके शेयर्स होते हैं। और QIP के थ्रू क्या करता है, वो इंसान जो होता है, या मैं हूँ या आप हैं, वो हम क्या करेंगे, किसी कंपनी में हम QIP के थ्रू पैसे इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ से जो भी प्रॉफिट होगा उसमें हम, कंपनियों का रूल होता है कि इतना % इसका प्रॉफिट आपको दिया जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है। इसका फ़ायदा दोनों को होता है, एक तो इन्वेस्टर को भी फ़ायदा होता है क्योंकि वो शेयर होल्डर होता है, जो भी प्रॉफिट होता है तो उसमें उसको प्रॉफिट मिलता है, और दूसरा जो कंपनियों को भी फ़ायदा होता है क्योंकि उनके जो फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी समस्याएँ होती हैं उसका निराकरण हो जाता है QIP के माध्यम से। तो ये जो आज न्यूज़ आई हुई है इसमें भी यही बताया गया कि QIP की वजह से काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है, स्पेशली जो एंजल फर्म्स है उनमें। ठीक है, तो QIP का मतलब क्या होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। हमने ये बात कर ली है पहले ही। और इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, एक सूचीबद्ध कंपनी, लिस्टेड होनी चाहिए कंपनी, सेबी रेगुलेट कर रही है तो लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए वो, साथ के साथ में उसमें इक्विटी शेयर, वारंट या फिर परिवर्तनीय डिबेंचर जो भी होते हैं उनसे संबंधित क्या होता है, पूरी पूंजी जुटा सके वो व्यक्ति, इसके संबंधित इसके थ्रू काम किया जाता है। तो ये हुआ QIP, छोटी सी न्यूज़ थी। और आपको टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, उसकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ओवरव्यू होता है उसके बारे में तो आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करके या कैसे भी करके आप आंसर तक पहुँच जाते हैं। ठीक है,
अब यह है हमारी अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ क्या है, ये आपके जीएस पेपर 3 में हेल्थ वाला जो सेक्टर है वहाँ से भी, साथ के साथ में इकोनॉमी वाले सेक्टर से भी रिलेटेड है। हेल्थ और इकोनॉमी दोनों को लेकर के ये चल रहा है। बात क्या की गई है, केमिकल फर्म्स की बात की गई है। केमिकल फर्म्स ने बोला है कि जो अभी डंपिंग हो रही है चाइना की तरफ से, इसको रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक कॉन्सेप्ट होता है एपीआई का, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो हम चाइना से क्या करते हैं, इंडिया जो है फार्मास्यूटिकल्स के मामले में, दवाओं के एक्सपोर्ट के मामले में टॉप पर है, लेकिन जो उन दवाओं को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट या रॉ मटेरियल लगता है वो हम कहाँ से लाते हैं, वो हम लेकर आते हैं चाइना से। और वो चाइना, उसके पास इसको कहते हैं एपीआई। एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, और चाइना जो है इस एपीआई से समृद्ध है। तो अगर चाइना खुद भी वहाँ अपने यहाँ दवाइयाँ बनाता है तो उसको बहुत ही सस्ती पड़ती है वो दवाइयाँ, क्योंकि अगर इंडिया वो दवाइयाँ मैन्युफैक्चर करता है तो उसके लिए उसको एपीआई लाना पड़ेगा, कहाँ से, चाइना से। तो हम लेकर आ रहे हैं रॉ मटेरियल, तो हमारा कॉस्ट तो ऐसे ही बढ़ गया, लेकिन चाइना के पास ऑलरेडी वो कॉस्ट, जो ऑलरेडी वो चीज़ है, वो इंग्रेडिएंट है, वो एपीआई है जिसके थ्रू वो दवाएं बना सकता है। तो चाइना का कॉस्ट जो है वो कम हो गया। इस वजह से क्या होता है कि जो ग्लोबल मार्केट होता है वहाँ पे चाइना की जो दवाएं होती हैं वो सस्ती हैं, और हमारे यहाँ जो दवाइयाँ बन रही हैं वो थोड़ी सी महंगी हैं। अब इस वजह से क्या होता है कि जो भी चाइना है बहुत मैसिव लेवल पे प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है फार्मास्यूटिकल्स का, और वो ला करके इंडिया में डंप कर देता है। अब डंप करने की वजह से जो इंडियन, जो घरेलू, जो डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल जो भी मैन्युफैक्चरर है, उनको क्या होता है, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि मान लीजिए एपीआई हम चाइना से लेकर आ रहे हैं, मान लो हमने कोई सामान 10 रुपये में पहले तो उसका रॉ मटेरियल ख़रीदा, फिर अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह लगा के ये चीज़ हो गई 50 रुपये की। अब ये हमारे डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो डोमेस्टिकली बना रहे हैं दवाएं, उनकी लागत लगी उस दवाई को बनाने में 50 रुपये की, लेकिन चाइना के पास ऑलरेडी ये एपीआई क्या है, मौजूद है। अब चाइना के पास ये एपीआई मौजूद है तो उसको ख़रीदने का ये 10 रुपये वाला जो कॉस्ट था वो तो उसका बच गया। उसकी दवाइयाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेके अगर 40 भी पड़ी तो हमसे 10 रुपये सस्ती हैं। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ जो घरेलू जो लेवल पे जो लोग बना रहे हैं दवाइयाँ, उनको बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए ये पूरी न्यूज़ आई है, इसमें बात की गई है, गवर्नमेंट से ये अर्ज किया गया है कि गवर्नमेंट क्या करे, इसके ऊपर मेजर ले। साथ के साथ बात की गई है इसमें कुछ आंकड़ों के थ्रू, क्या बात की गई है कि इंडिया का चाइना के साथ जो दवाओं से रिलेटेड व्यापार है वो अभी 15.5 बिलियन डॉलर का हो गया है, जो कि पहले 11.3 बिलियन डॉलर का हुआ करता था। तो इंडिया और चाइना के बीच में ये दवाओं से रिलेटेड व्यापार बढ़ रहा है, और इसमें ऐसा नहीं है कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। एक्सपोर्ट करते, निर्यात करते तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता, हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं चाइना के मामले में। तो अभी हम क्या है 15.5 बिलियन के करीब पहुँच गए हैं चाइना के साथ व्यापार में। तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो इम्पोर्ट ज़्यादा है चाइना की तरफ से, आयात हमारा ज़्यादा है, इस वजह से हमको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ये पूरी न्यूज़ आई हुई है, जिसमें जो फार्मास्यूटिकल जो पूरा डिपार्टमेंट है, सेक्टर है, उन्होंने बात की है कि इस दिशा में ध्यान दिया जाए, एंटी डंपिंग को दवाओं के मामले में रोका जाए। अब हमारी अगली जो न्यूज़ है इसके बारे में हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, एफसीआरए के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये थोड़ी सी बस जानने के लिए न्यूज़ है कि एक एनजीओ है जिसका रजिस्ट्रेशन ख़त्म करने की अभी बात की गई थी, उसको क्या है कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया, और फिर कोर्ट की तरफ से कुछ अपनी वर्डिक्ट आई। फिलहाल दूसरी हमारी न्यूज़ क्या है, दिल्ली सीएम शुड नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंशिएटली। ये भी जो ये बात की गई है केजरीवाल जी के लिए बात की गई है, जिसको हमने स्टार्टिंग में ही चर्चा की कि केजरीवाल जी अभी गवर्नमेंट चला रहे हैं जेल के अंदर से, उनको पर वीक एक मीटिंग करने के लिए क्या है परमिशन दी गई है, लेकिन अभी एक मीटिंग उनके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो वो बात कर रहे हैं कि मेरे लिए एक मीटिंग सफिशिएंट नहीं है, मुझे थोड़ी और रियायत मिलनी चाहिए। लेकिन ईडी कह रही है कि इनको रियायत क्यों ही देनी है भाई, ये तो जेल में है, इनके ऊपर अभी एलिगेशंस लगे हुए हैं, तो इनको नॉर्मली ट्रीट किया जाए, इतनी ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा क्या नहीं दी जाए, क्या लिबर्टी ना दी जाए, ठीक है। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, कांग्रेस मैनिफेस्ट वोव्स टू अनडू बीजेपी गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो वो पहली न्यूज़ जो थी, और ये जो पॉलिटिकल न्यूज़ है जिसमें बात की गई है कि अब कांग्रेस क्या कर रही है, बीजेपी की जितनी भी पॉलिसीज़ है, अब इलेक्शन का टाइम है तो ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, और कहीं ना कहीं सब कांग्रेस तो ये चाहेगी कि कैसे भी करके बीजेपी को पीछे छोड़ने के लिए जितना वो मैक्सिमम अपना इनपुट दे सके वो दे, ठीक है। अब अगले चलते हैं न्यूज़ की तरफ। ये बंगाल से रिलेटेड एक न्यूज़ है, बहुत काम की नहीं है, इसको हमने डिस्कस कर लिया है, ये अपने इजराइल और फ़लस्तीन के वॉर से ही रिलेटेड है, तो इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें वही बात की गई है, इंडियाज़ एब्सटेन फ्रॉम यूएनएचआरसी वोट दैट कॉल्ड अपॉन इजराइल फॉर इमीडिएट सीज फायर इन गाज़ा। तो अभी इन्होंने बात की है यूएनएचआरसी ने कि जो सीज़ फायर है वो इजराइल करे, और जो
फ़लस्तीन में अब जो आक्रमण है उन सारी चीज़ों को बंद करे। और साथ के साथ में ये जो पूरी मीटिंग हुई थी वहाँ पर क्या हुआ, 47 मेंबर, जैसे कि मैंने पहले बताया, काउंसिल में 47 मेंबर्स ने वोटिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन इंडिया के साथ साथ 13 ऐसी कंट्रीज़ थी जिन्होंने क्या किया, एब्सटेन कर दिया, वो गए नहीं। इसमें अगर नाम दिया होगा तो हम नाम देख लेते हैं कि वो 13 कंट्रीज़ कौन सी हैं। फ़िलहाल इसमें नाम नहीं दिया है। यहाँ पर 28 मेंबर्स इंक्लूडिंग बांग्लादेश, चाइना, मालदीव एंड यूएई डन वोटेड फेवर। तो अभी देखिए, हमने तो भले एब्सटेन कर दिया है, लेकिन जो 28 कंट्रीज़ में मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सी कंट्रीज़ है जिन्होंने फेवर में बात की है फ़िलिस्तीन के, तो वो है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, चाइना, मालदीव, यूएई, इंडोनेशिया। तो जितने भी हमारे कुछ अभी ये चाइना हो गए या मालदीव हो गए जो हमारे थोड़े एंटी चल रहे हैं अभी, फिर और उसके साथ साथ बांग्लादेश हुआ, यूएई हुआ, इन लोगों ने क्या है, फेवर में वोट किया है। तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ की इंडियन पॉलिसीज़ का फिर यहाँ पर क्रिटिसाइज होगा, क्योंकि हर बार जब ऐसा ह्यूमैनिटेरियन मुद्दा आता है उस समय इंडिया एब्सटेन कर लेती है। तो एक क्या करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग हमारा भी रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन हम वसुधैव कुटुंबकम की बात लेके चलते हैं। साथ के साथ हम ये भी देखना हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे इस एक्ट की वजह से कहीं हमारे सामने वाले देश के साथ संबंध न खराब हो जाए। तो हम एक दुविधा वाली स्थिति में रहते हैं, इस वजह से कई बारी हमको एब्सटेन करना पड़ता है, और वो इंडिया के लिए ठीक भी है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए ठीक भी है कि हम जिस मामले में हम किसी एक देश का फेवर नहीं कर सकते वहाँ पर हम अपना एब्सटेन कर ले, वही हमारे लिए सही है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, हमारा गोल ये है कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े, इकोनॉमिकली कैसे आगे बढ़े, ओवरऑल कैसे डेवलप्ड हो, और उसके लिए इन सारी चीज़ों को भी देखकर चलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के दौर में हर देश के साथ हमारे हित जुड़े हुए हैं। अब अगली हमारी एक न्यूज़ है, न्यूज़ क्या है, अभी इसके बारे में चर्चा चलती रहेगी तो हम देखेंगे, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया है। तो अभी आने वाले दिनों में हिंदू तो ऐसा करता ही है कि जो भी न्यूज़ में रहता है मामला, उसके ऊपर फिर उसमें एक अच्छे एडिटोरियल्स आते हैं और 3-4 दिन रिपीटेशन चलती रहती है। तो जब इस पर बहुत अच्छा एक एडिटोरियल आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी जो न्यूज़ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट स्टेज हाई कोर्ट ऑर्डर स्ट्रिकिंग डाउन लॉ रेगुलेटिंग यूपी मदरसा। तो यूपी में मदरसास को लेकर के यूपी गवर्नमेंट ने रूल बनाया था। उन्होंने बोला था कि जितने भी मदरसा चल रहे हैं यूपी में उन सब को बंद किया जाए। अब लगभग 17 लाख बच्चे जो हैं, और यूपी आपको पता है मोस्ट पॉपुलेटेड मुस्लिम कंट्री है, मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ पे जाता है, मोस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड स्टेट है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, 17 लाख बच्चे ऐसे हैं जो मदरसा में जाते हैं स्कूलिंग के लिए, प्राइमरी स्कूलिंग के लिए। अब इस यूपी गवर्नमेंट की एक रूल आई हुई थी जिसमें बोला गया था कि जितने भी मदरसा हैं उनको बंद किया जाए। बंद क्यों किया जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी साइंटिफिक चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही हैं, जैसे कि मैथ्स हुआ, साइंस हुआ, इस तरीके के कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। तो बच्चों का जो है एक ग्रोथ जो होना चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए, सो दैट आगे चल के वो, जैसे हमने अपनी रिपोर्ट देखी एम्प्लॉयमेंट वाली, तो ऐसा एजुकेशन उनको मिलना चाहिए कि वो आगे चल के जॉब ले सके, अच्छा काम कर सके। लेकिन मदरसा में क्या होता है कि साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते हैं, तो इसलिए यूपी गवर्नमेंट ने सारे मदरसा को बंद करने की बात की थी। फिर हाई कोर्ट में ये मामला गया, हाई कोर्ट ने भी सेम जजमेंट दी और बोला कि बिल्कुल यूपी गवर्नमेंट का जो एक्शन है वो बिल्कुल सही है, मदरसा को बंद कर देना चाहिए और बच्चों को रेगुलर स्कूलिंग में भेजना चाहिए। लेकिन अभी क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत ढांचा जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको ब्रीच करता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक टर्म है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये आपके प्रस्तावना में भी लिखा गया है। अब आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि ये टर्म कौन सा अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको पता होगा, ये आप तैयारी कर रहे हैं, इतनी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए एटलीस्ट कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू पंथ निरपेक्षता 3 शब्द जोड़े गए थे। तो आपको बताना है वो 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे और आपको ये बताना है कि वो कौन सा अमेंडमेंट था। तो पंथ निरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यहाँ पर आप किसी धर्म को उनके जो रिचुअल्स हैं उनको मानने से रोक करके इसका क्या कर रहे हैं, ब्रीच कर रहे हैं, यानी कि वायलेशन कर रहे हैं आप पंथ निरपेक्षता और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का।
तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि ये नहीं करना है कि कोई भी काम अगर गलत हो रहा है तो उसको बिल्कुल सिरे से ख़त्म ही कर दिया जाए, उसमें सुधार की क्या संभावनाएं होती हैं, आप ये भी तो कर सकते थे। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है गवर्नमेंट को, यूपी गवर्नमेंट को, कि मदरसा को बंद करने की जगह, चलिए आपका पॉइंट वैलिड है कि साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, मैथ्स उसमें होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, वेल एंड गुड, ये आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, लेकिन इसके लिए क्या मदरसा को बंद करना ही ऑप्शन है? आप ये भी तो कर सकते हैं कि आप एक ऐसा रूल बना दें जिसकी वजह से मदरसा में भी ये सारी शिक्षाएं दी जा सकें। तो बशर्ते कि उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करने की, ये हो सकता है कि वो अलग धर्म के लोग हैं, वो अपने रिचुअल्स को अच्छे से फॉलो करें, साथ के साथ इन चीज़ों को भी इंक्लूड करें। इस तरीके के मेजर्स जो है यूपी गवर्नमेंट को लेने चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई है। अब इसके ऊपर पंथ निरपेक्षता और बेसिक स्ट्रक्चर का मामला है, साथ के साथ मुस्लिम पॉपुलेशन इसके साथ जुड़ी हुई है, तो इस पर बहुत ही एडिटोरियल आपको मिलेंगे आगे चल के, और ये न्यूज़ भी अभी चलेगा, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये सारी न्यूज़ हमने देख ली है, तो आई होप आज के लिए सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हमने बात की थी, ये आरबीआई से रिलेटेड था, जिसमें हमने बात की थी किसकी, कि अभी रेपो रेट को 6.5% किया गया है। तो रेपो रेट को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है एक अधिनियम के थ्रू, आरबीआई एक्ट के थ्रू आई थी, और यहाँ पर क्या बात की गई थी, आरबीआई एक्ट 1934 का है, जिसके थ्रू ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई थी। और कब आई थी? तो 2016 में इसका फॉर्मेशन किया गया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। और इसमें क्या होते हैं, एक तो गवर्नर होते हैं, यानी कि जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो, साथ के साथ में 2 आरबीआई के मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि हो सकते हैं उप गवर्नर वगैरह हों, और साथ के साथ में 3 होते हैं गवर्नमेंट के, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग। तो 3 जो होते हैं वो आरबीआई की तरफ से होते हैं, और 3 मेंबर्स होते हैं किसकी तरफ से होते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। तो इनसे मिल करके पूरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनती है, यानी कि टोटल 6 मेंबर्स इसमें होते हैं। ये जो मैं चीज़ें बता रही हूँ आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आरबीआई गवर्नर अध्यक्ष होते हैं, डिप्टी गवर्नर 2 होते हैं, और सरकार के द्वारा 3 बाहरी सदस्य वहाँ पर होते हैं। ठीक है, काम क्या होता है इनका, जो भी महंगाई दर है उसको रेगुलेट करना, किस तरीके से वित्तीय स्थिरता बनाई जा सकती है उसके ऊपर काम करना। और इनका टारगेट क्या है, तो जब से 2016 में ये फॉर्मेट हुई है तब से ये 4+-2 का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, यानी कि ये 4+-2 इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, महंगाई से रिलेटेड है, यानी कि महंगाई जो है वो 4+-2 होनी चाहिए, या तो 2% होनी चाहिए, और मैक्सिमम 6% तक महंगाई होनी चाहिए। अभी हम 4 to 6 के बीच में चल रहे हैं, और इसको धीरे धीरे कम करके 4 पर लाने की बात की जा रही है। तो जो भी हमारा टॉपिक था हमने उसको देखा, उसके रिगार्डिंग जो भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं हमने उसको देखा। अभी प्रीलिम्स आपका पास है, इसलिए ध्यान रखते हुए सारी चीज़ें ये की जा रही हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। आज मैंने बोला ना कि हमारा एडिटर भांग पी के या सो के उसने पीपीटी बनाई है, सारी चीज़ें इधर उधर की है, तो आई होप आप थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसको बहुत, तो आज के लिए इतना ही, ये था आज का पूरा सेशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी पहल अच्छी लग रही है तो द क्लासमेट गुरु चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको जब व्यूज़ बढ़ते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाता है, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नए दिन में नए टॉपिक्स के साथ में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।